हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। देखिए दोस्तों, गुहिल वंश हम पढ़ रहे थे और हमने अभी तक बांसवाड़ा के गुहिल वंश की जो शाखा है उसको पूरा अच्छे से कवर किया और डूंगरपुर के गुहिल वंश है उसे भी कवर किया। और आज हम प्रतापगढ़ के गुहिल वंश को अच्छे से करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये गुहिल वंश की शाखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ के गुहिल वंश पे अक्सर प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो प्रतापगढ़ के गुहिल है और बांसवाड़ा के गुहिल है और डूंगरपुर के गुहिल है, इन पे प्रश्न बने नहीं हैं अधिकतर। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि क्या आरपीएससी इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनाएगी तो उन टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि गुहिल वंश में आपने सुना होगा, गुहिल का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन वहाँ से ये शाखा चलती हुई कुंभा के पिता मोकल के आने के बाद किस तरह से प्रतापगढ़ के गुहिल में कैसे बटी, उसकी पूरी यात्रा समझेंगे। देखिए, कुंभा के जो पिता थे वो मोकल थे। आप सभी को पता है, मणा कुंभा का नाम राजस्थान के इतिहास में और स्थापत्य कला के जगत में बहुत ही विख्यात है। उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना की और बहुत सारे स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। मोगल के दो बेटे थे, एक का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था कुंभा। याद रखें, मोगल के दो बेटे थे, एक का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था कुंभा। कुंभा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और यहाँ पर शेम सिंह भी महत्वाकांक्षा के लिए चाहता था कि मेवाड़ का महाराणा वो बने। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। दोनों की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मेवाड़ का महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा शेम सिंह में जगी, लेकिन कुंभा किसी से कम नहीं था और दोनों ने इस प्रतिस्पर्धा में पूरा पुरजोर प्रयास किया और कुंभा कहीं न कहीं इनमें शेम सिंह पर हावी हुआ। ऐसी कंडीशन में हम बात करें मित्रों, तो शेम सिंह को कुंभा ने एक छोटी सी जागीर प्रदान की और कहा कि यहाँ पे आप शासन करो, लेकिन शेम सिंह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। छोटी जागीर उसे संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बात यह थी कि शेम सिंह चाहता था कि वो मेवाड़ का महाराणा बने। कहाँ का महाराणा बने? मेवाड़ का महाराणा। अब शेम सिंह ने पूरी कोशिश की, कुंभा के आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। और इस कंडीशन में शेम सिंह ने क्या किया, मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के पास चला गया। उस समय मांडू का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। याद रखें, फर्स्ट याद रखें, प्रथम था मांडू का सुल्तान मोहम्मद खिलजी। तो मित्रों, इस पूरी कहानी को मैं आपको पूरे से समझा रहा हूँ कि जो मांडू का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी प्रथम के पास चला गया और मेवाड़ के विरुद्ध उसे उकसाने लगा था। कौन? शेम सिंह। अब कहीं न कहीं मांडू का सुल्तान भी मेवाड़ को हथियाने की फिराक में था। तो यहाँ पर खिलजी ने कुंभा पे आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं होने दिया कुंभा ने। और जुम्भा के जीवित रहते रहते उसकी दाल नहीं गली। न तो मांडू के सुल्तान की दाल गली, न ही शेम सिंह की दाल गली मेवाड़ के महाराणा बनने की। लेकिन जैसे ही कुंभा की जब मृत्यु हो गई, उसके पुत्र ने उसे मार दिया था, उदा ने। उदा मेवाड़ का पितृहंत्रा भी कहा गया, ये भी आप याद रखें। तो यहाँ पे जब कुंभा की मृत्यु हो गई, इस कंडीशन में हम देखेंगे तो उदा का शासन थोड़ा सा कमजोर हो गया था। और उदा का जो शासनकाल था, इसमें शेम सिंह ने फिर से सादड़ी को प्राप्त कर लिया। सादड़ी को प्राप्त करने की जो मंशा थी उसने पूरी की और ये चीज़ फिर से प्राप्त करना कहीं न कहीं गौरव का विषय था श्याम सिंह के लिए। लेकिन कुंभा का बेटा था रायमल। आप सभी को याद होना चाहिए, कुंभा का बेटा का नाम था रायमल। रायमल ने फिर से पुरजोर प्रयास किया और सादड़ी को फिर से श्याम सिंह से हथिया लिया। अब सादड़ी फिर से श्याम सिंह को नहीं मिला और बहुत कोशिश की, नहीं मिलने पर श्याम सिंह ने कहा कि भाई मालवा के सुल्तान के पास चलते हैं। और सुल्तान ने उस पर कृपा की और उसे प्रतापगढ़ राज्य दिया। ठीक है, प्रतापगढ़ राज्य श्याम सिंह को किसने दिया था? मालवा के सुल्तान ने दिया था। ठीक है, या इसके बाद एक इम्पोर्टेंट राजा हुए, उनकी बात करते हैं, सूरजमल। देखो, सूरजमल जो थे वो बाघ सिंह के पिता थे। बाघ सिंह को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने जो 1534 में युद्ध हुआ था, गुजरात का हमला हुआ था बहादुर शाह का। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया था। उस समय
वहाँ का जो द्वारपाल था, जो लीड कर रहा था, वो कौन था? बाघ सिंह। तो बाघ सिंह देवलिया, क्योंकि देवलिया प्रतापगढ़ को कहा जाता है, तो देवलिया के थे और बाघ सिंह सूरजमल के बेटे थे। मतलब पिताजी की बात करें तो पिताजी तो इसके मालवा का साथ दे रहे थे, मुसलमानों का साथ दे रहे थे, मोहम्मद खिलजी का साथ दे रहे थे, और उनका पुत्र बाघ सिंह वो मेवाड़ के महाराणा के साथ स्वामी भक्ति दिखा रहा था। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, ये देखिए। तो स्वामी भक्ति की यह बहुत बड़ी मिसाल है बाघ सिंह। बाघ सिंह के बारे में एक बात ये भी जान लो कि बाघ सिंह की जो छतरी है वो चित्तौड़ के 7 द्वारों में पहला द्वार, चित्तौड़ में कितने 7 द्वार थे? 7 द्वार थे, और पहला द्वार था जिसका नाम था पाडन पोल, और पाडन पोल में ही बाघ सिंह की छतरी है, ये याद रखें। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आगे कि भाई जो देवलिया के बाघ सिंह थे वो तो 1534 में वीरगति को प्राप्त हुए, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेवाड़ के इतिहास में। अब एक शासक आए जिनका नाम था विक्रम सिंह, जो कि रावत विक्रम सिंह कहलाए, वो थे प्रतापगढ़ के। ठीक है, तो रावत विक्रम सिंह ने क्या किया कि जो मुगल सम्राट के विरुद्ध एक व्यक्ति था जिसका नाम था महावत खां, उसको शरण दी थी। तो किसको शरण दी थी? महावत खां को, महावत खां को। इसके बाद की कहानी देखिए, इसका इतना ही रोल था, इससे ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था इस प्रतापगढ़ के गुहिल की शाखा के अंतर्गत। फिर एक और इस शाखा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजा हुआ जिनका नाम था रावत हरि सिंह। हरि सिंह के बारे में भी छोटी सी बात ये जान लो कि इसने 1648 में शाहजहाँ से खिलत प्राप्त की थी। याद रखना, शाहजहाँ से खिलत प्राप्त की थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब एक बात और इस विज़न को समझिए कि भाई जो प्रतापगढ़ के जो गुहिल थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र रखने की इच्छा में कभी नहीं थे, क्योंकि वो या तो मालवा के साथ जाना चाहते थे, या वो चाहते थे कि भाई मेवाड़ को हम हथिया लें। खुद का अपना औचित्य बनाने की इनमें क्षमता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रतापगढ़ के जो गुहिल थे वो एक तरह से जो मुगलों का एक अच्छा सा सॉफ्ट कॉर्नर थे, क्योंकि मुगल उनके द्वारा मेवाड़ पे पकड़ बना सकते थे। अब एक इम्पोर्टेंट राजा है औरंगजेब, जिनके बारे में सबने पढ़ा है। तो औरंगजेब ने देवलिया को मेवाड़ का भाग बनाने की कोशिश की थी, और कुछ समय बाद ये भाग बना भी, लेकिन हरि सिंह को बाद में इन्होंने स्वतंत्र शासक बना दिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं। इसके बाद हुए प्रतापगढ़ के एक शासक जिसका नाम था रावत गोपाल सिंह। गोपाल सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1721 से लेकर 1756 तक का था। इसने क्या किया भाई, मराठों और सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के शासक थे और मेवाड़ के अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि भाई प्रतापगढ़ को बचाना है तो इनसे अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, और उन्होंने पूरी कोशिश की अच्छे संबंध बनाने के भी। अब एक शासक हुए जिनका नाम था सालिम सिंह, वो भी प्रतापगढ़ के शासक थे। इन्होंने सालिम शाही सिक्के भी चलाए थे, ये भी याद रखें। सालिम सिंह की बात की जाए मित्रों, तो सालिम सिंह बहुत ही चतुर थे। इनके टाइम में एक घटना हुई जिसका नाम था, मराठों ने यहाँ पे प्रतापगढ़ से धन वसूलने की कोशिश की, और यहाँ पे एक सिंधिया थे जिनका नाम था जग्गू बापू, उन्होंने भी यहाँ से धन वसूलने करने की कोशिश की थी, और काफ़ी धन ले भी गए थे वो। तो यहाँ पे होलकर और सिंधिया मराठा की 2 शाखाओं में इन दोनों ने धन वसूला था सालिम सिंह से। इसके बाद एक शासक हुए जिसका नाम था सामंत सिंह। ये अंग्रेज भक्त था, अंग्रेजों का भक्त था, पूरी तरह से अंग्रेजों की कृपा का पात्र था। कौन था? सामंत सिंह। तो याद रखें कि सामंत सिंह ने कोशिश की थी कि भाई हम 1804 में ही अंग्रेजों से संधि कर लें, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं हो पाई। और ये संधि कब हुई? 1818 में हुई, काफ़ी लेट हुई, क्योंकि इसका मूल पर्पज़ ये था कि भाई कहीं न कहीं मराठों से हम बचे रहेंगे अगर हम जल्दी संधि कर लेते हैं। लेकिन ये संधि 1818 में हुई। वो दिन था 5 अक्टूबर का। सामंत सिंह ने रामचंद्र भाव को नीमच कप्तान कानफील्ड के पास भेजकर अंग्रेजों से संधि कर ली थी, और सामंत सिंह ने अपने पुत्र दीप सिंह को राज्य में उत्पात मचाने के लिए अंग्रेजी सेना की सहायता से कैद कर ग्वालियर में नज़रबंद कर लिया था। यह भी एक इम्पोर्टेंट डाटा याद रखें। अब एक शासक हुए जिनका नाम था रावत दलपत सिंह कौर, जो कि प्रतापगढ़ के गुहिल शासक थे। इनका टाइम पीरियड देखिए, 1844 से 1864 तक का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने 1800 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेज भक्त थे, और इसी कारण उन्हें 2000 रुपये की क्या दी गई थी? खिलत प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
1862 में क्या हुआ, इन्होंने गोद लेने का अधिकार इन्हें दिया गया और 15 तोपों की सलामी भी इन्हें दी गई थी। किसे? दलपत सिंह कौर को, जो कि प्रतापगढ़ के शासक थे। इसके बाद एक शासक आते हैं प्रतापगढ़ के, उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में इतना जानना है सिर्फ आपको कि इन्होंने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया था। पहली बात, महलों का निर्माण कराया प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा से सीमा विवाद हुआ था इनका, उस सीमा विवाद को भी सुलझाया, और साथ ही साथ 1881 ईस्वी में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना हुई थी इनके काल में। इसके बाद एक शासक हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो सीता माता वन्य क्षेत्र विवाद हुआ, जिसमें अंत में प्रतापगढ़ को इसका हकदार माना गया। तो रघुनाथ सिंह का जो टाइम पीरियड था 1890 से 1929 का टाइम था। मेवाड़ और प्रतापगढ़ के मध्य सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ था, और बाद में ये हुआ कि जो पॉलिटिकल एजेंट की सहायता से 1891 में पॉलिटिकल एजेंट की सहायता से प्रतापगढ़ को यह देने की बात की गई, सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, और इनके टाइम में 1904 में सालिम शाही रुपये को कलदार का प्रचलन किया गया। तो सालिम शाही जो रुपया था उसकी जगह कलदार रुपये का प्रचलन किया गया था 1904 में। किसके शासनकाल में? यहाँ पे याद रखें, रघुनाथ सिंह के शासनकाल में सालिम शाही रुपये की जगह किसका? कलदार रुपये का चलन हुआ था यहाँ पे। फिर एक शासक हुए प्रतापगढ़ के, जिनका नाम था राम सिंह, जो कि एक तरह से देखा जाए तो गुहिल वंश के जो प्रतापगढ़ की शाखा थी उसके अंतिम शासक थे, पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि प्रतापगढ़ का जो मॉडर्नाइजेशन था, आधुनिकरण था, वो इन्होंने ही किया था। तो मित्रों, इस तरह से प्रतापगढ़ के शासकों को हमने एक बाय एक करके, वन बाय वन करके देखा, और पूरे इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश की। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इतिहास में आपको थोड़ा सा फ्लो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मैंने चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो बताने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।